एक तरफ मुगलों की लाखों की फौज तो दूसरी तरफ मराठाओं के पास बस 30 से 40 हजार। फिर भी 27 साल लड़ने के बावजूद औरंगजेब मराठाओं को खत्म नहीं कर पाया। एक छोटे से किले को 40,000 मुगलों ने घेर के रखा, पर फिर भी उसे 7 सालों तक जीत नहीं पाए। मराठाओं की मिलिट्री स्ट्रेटेजी में ऐसा क्या खास था कि बैटल में उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा था। संख्या बल कम होने के बावजूद वो बड़ी से बड़ी फौज को धूल में मिला देते थे। छावा छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म के रिलीज होने से 2 महीने पहले हमने एक वीडियो में ये फिल्म जिस स्टोरी पर आधारित है उसे फैक्ट्स और एविडेंस के साथ अपने ऑडियंस के सामने रखा। पर आज का वीडियो थोड़ा और हटके है। इसमें हम जानने वाले हैं मराठा मिलिट्री सीक्रेट। फर्स्ट हाफ में जानेंगे उन सारे बैटल्स के बारे में जिन्हें छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पीरियड में जीते, और सेकंड हाफ में उन एग्जाम्पल के बेसिस पर समझेंगे मराठाओं की डेडली मिलिट्री टैक्टिक्स। इन मिलिट्री स्ट्रेटजीज को खुद मराठा एम्पायर के फाउंडर छत्रपति शिवाजी महाराज ने डेवलप किया था। ये वीडियो 3 किताबों पर आधारित है। अ हिस्ट्री ऑफ मराठा पीपल बाय C.A. किनकेड, अ हिस्ट्री ऑफ द मराठास बाय जेम्स ग्रैंड डफ एंड द मिलिट्री सिस्टम ऑफ द मराठास बाय सुरेंद्र नाथ सेन। बैटल नंबर 1, इन्वेजन ऑफ गोवा। 17th सेंचुरी में पोर्तुगीज इंडिया की एक बड़ी नेवल पावर हुआ करती थी। कोकण और गोवा के कोस्टल रीजन्स में उनकी काफी बड़ी मजबूत पकड़ थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और पोर्तुगीज के बीच काफी अच्छे रिलेशंस थे। महाराज उन्हें दक्कन के सल्तनतों से बचने में मदद करते थे, पर जब संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली तब उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से पोर्तुगीज के मराठाओं के साथ रिलेशंस बिगड़ गए। उन्होंने पोर्तुगीज और मराठा एम्पायर के बीच जो बॉर्डर थी वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी, वहाँ के फोर्ट्स को और मजबूत किया, वहाँ पे ज्यादा सैनिक तैनात किए और उन्हें नए हथियार भी दिए। ये देखकर पोर्तुगीजों ने मुगलों से हाथ मिला लिया और उन तक हथियार और मिलिट्री सप्लाईज पहुंचाना शुरू कर दिया। बस यही नहीं, मुगलों को उन्होंने अपने कोस्टल एरियाज में आने वाले सभी पोर्ट्स को इस्तेमाल करने की परमिशन दी। उनके इस डिसीजन से नाराज होकर संभाजी महाराज ने पोर्तुगीजों के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन में वो पोर्तुगीज टेरिटरी के डिफेंस में जो वीकनेसेस थी उन्हें एक्सप्लॉइट करने में कामयाब रहे। हालांकि वो पूरी कॉलोनी को मराठा एम्पायर में शामिल नहीं कर पाए, पर उन्होंने कई इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, फोर्ट्स और टेरिटरीज को कैप्चर किया। पोर्तुगीज टेरिटरी में घुसकर उन्हें इतनी कामयाबी कैसे हासिल हुई, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के सेकंड हाफ में मिल जाएगा। बैटल अगेंस्ट औरंगजेब। छत्रपति शिवाजी महाराज के डेथ के बाद औरंगजेब उनकी मौत का फायदा उठाकर मराठा एम्पायर को खत्म करना चाहता था। उसने सोचा कि लाखों की मुगल फौज के सामने ये 40-50 मराठा सैनिक आखिर क्या ही कर लेंगे, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मराठाओं की बहादुरी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सीज ऑफ रामसेज। 1682 में मुगलों ने मराठाओं के रामसेज किले की घेराबंदी की। इस फोर्ट को कैप्चर करने के लिए मुगलों ने हर मुमकिन कोशिश की। एक्सप्लोजिव माइंस प्लांट की, बड़े बड़े वुडन टावर्स बनाए ताकि वो किले की चढ़ाई कर सके, पर फिर भी मुगलों को कामयाबी नहीं मिली। अब सबसे शॉकिंग बात, मुगलों के पास थी 40,000 की आर्मी और किले पर तैनात थे बस 600 मराठा, और किले पर कोई तोपें भी नहीं थी। इस सब के बावजूद पूरे 7 सालों तक मुगल आर्मी रामसेज फोर्ट को जीत नहीं पाई। यही जलवा था मराठा वॉरफेयर टेक्निक्स का। मराठा मैसूर वॉर 1682। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासन काल में मराठाओं की साउथ इंडिया में एंट्री करवा दी थी। मराठा और मैसूर एम्पायर कई बार इस रीजन में आमने सामने आते रहते थे। उन दोनों के अलावा इस रीजन में कोई और बड़ा एम्पायर मौजूद नहीं था। 1682 में मैसूर के राजा चिक्कदेव राया ने औरंगजेब से हाथ मिलाकर कई मराठा जनरल्स की हत्या की। इसीलिए गुस्से में आकर संभाजी महाराज ने मैसूर किंगडम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। संभाजी महाराज की फौज से लड़ने के लिए चिक्कदेव राया मैसूर से 15,000 एक्सपर्ट आर्चर्स यानी तीरंदाजों की फौज लेकर निकले। वो चाहते थे कि मराठा आर्मी इस रीजन में सेटल हो, इसके पहले ही वो उन पर अटैक कर दे। फिर उन्हें पता चला कि मराठा आर्मी के पास आर्चर्स ही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैसूर जनरल्स ने अपने आर्चर्स को सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन में अरेंज करके मराठा आर्मी पर तीरों की बारिश कर दी। इस अटैक में कई मराठा सोल्जर्स मारे गए और संभाजी महाराज को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। अगले 20 दिनों में संभाजी महाराज ने फिर से अपने आर्मी को बिल्ड करने का काम किया। 300 आर्चर्स को और कई हाथियों को अपनी फौज में शामिल किया। अपने सारे सैनिकों के लिए लेदर के एरो प्रूफ जैकेट्स भी बनवाए। उन पर ऑयल का ऐसा कोटिंग चढ़ाया ताकि एरोज उनमें जाके फंसे ना। इस पूरी तैयारी के बाद संभाजी महाराज ने 10,000 की फौज के साथ सबसे पहले तिरुचिरापल्ली को कैप्चर किया और वहां के किले को भी 10 दिनों की घेराबंदी के बाद जीत लिया। मैसूर के आर्चर्स से बचने के लिए बनाए लेदर जैकेट्स उनके काफी काम आए। मराठाओं के पास बस 300 आर्चर्स थे। इतने कम होने के बावजूद भी संभाजी महाराज उनका इफेक्टिव इस्तेमाल करने में कामयाब रहे।
उन्होंने अपने आर्चर्स को अपने एरोज में आग लगाकर किले के उन पॉइंट्स पर निशाना साधने के लिए कहा जहां मैसूर किंगडम के वेपन्स और गोला बारूद स्टोर्ड थे। इस स्ट्रेटेजी की वजह से एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और मराठा आर्मी किले के अंदर घुसने में कामयाब रही। मराठा वॉरफेयर के सक्सेस को हम सिर्फ 4 शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं: मोबिलिटी, स्पीड, सरप्राइज एंड स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशन। ये फीचर्स मराठा आर्मी ने 4 फैक्टर्स की वजह से डेवलप किए थे। नंबर 1, मोबिलिटी एंड स्पीड। जहां एक तरफ मुगल आर्मी अपनी धीमी गति के लिए जानी जाती थी, वहीं दूसरी तरफ मराठा आर्मी मोबिलिटी और स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्रेन की गई थी। स्पीड और हाई मोबिलिटी की वजह से वो कम समय में लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके सरप्राइज अटैक में हमेशा कामयाब होते थे। उनके दुश्मनों को रिस्पॉन्ड करने के लिए ज्यादा समय ही नहीं मिलता था। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से ही मराठा आर्मी ज्यादा ताम झाम तंबू लेकर ट्रैवल नहीं करते थे। इस टॉपिक पर सुरेंद्रनाथ सेन ने अपनी किताब द मराठा मिलिट्री सिस्टम के 8th चैप्टर द मराठा आर्मी ऑन द मार्च में बड़ी डिटेल में लिखा है। वो लिखते हैं कि शिवाजी महाराज का मिलिट्री सक्सेस 2 बातों पर डिपेंड करता था: सीक्रेसी एंड क्विक एग्जीक्यूशन। वो अपने प्लान को आखिरी मोमेंट तक सीक्रेट रखते थे, इसलिए उनकी आर्मी को 24/7 लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता था। उनकी आर्मी को लंबा सफर तय करने के लिए शॉर्ट नोटिस पर प्रिपेयर होने की ट्रेनिंग दी गई थी। आगे ऑथर लिखते हैं कि शिवाजी महाराज ने जब सूरत पर चढ़ाई की थी, तब रास्ते में उन्हें और उनके साथियों को खुले आसमान के नीचे ही सोना पड़ा होगा, क्योंकि उनके पास कोई टेंट्स वगैरह नहीं थे। और कर्नाटका एक्सपीडिशन के दौरान भी उनके पास बस 2 ही टेंट्स थे। मतलब मराठा आर्मी अपने इस ट्रेवल लाइट पॉलिसी की वजह से हाई मोबिलिटी और स्पीड मेंटेन कर पाती थी। इमेजिन करो कि मुगल आर्मी की लाखों की फौज, हाथी, घोड़े, ऊंट सब साथ लेकर वो मराठा आर्मी पर इन्वेड करने के लिए निकल पड़ते हैं, और दूसरी तरफ मराठा एम्पायर की बस 40 से 50 हजार की फौज, और उसमें से भी कई लोग किलों पर तैनात थे। ऐसे में कौन सी टैक्टिक मराठा एम्पायर ने अपनाई कि उसके बाद औरंगजेब 27 साल लड़ने के बावजूद भी मराठा एम्पायर को कैप्चर नहीं कर पाया? मराठा गुरिल्ला वॉरफेयर की स्टेप नंबर 1। मराठा एम्पायर के रूलर्स अपने जासूसों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये पता लगाते थे कि दुश्मनों के फौज की सप्लाई चेन कैसे बनी है, कहाँ से उन्हें खाना आता है, कहाँ पर वो रेस्ट के लिए रुकने वाले हैं, वेपन्स वगैरह कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एक बार ये जानकारी हाथ में आने के बाद कुछ इस तरीके का प्लान बनाया जाता था कि डायरेक्टली हेड ऑन बैटल में एंटर करने से पहले ही दुश्मनों की फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। स्टेप नंबर 2, हर उस पॉइंट पे मराठाओं की छोटी छोटी टुकड़ियां अटैक करती जहां मुगलों का डिफेंस वीक था। फिर ऐसे लोकेशंस ज्यादातर टारगेट किए जाते थे जहां से उनका खाना और हथियार ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। एकदम आखिरी मोमेंट तक मुगल आर्मी को पता ही नहीं चलता था कि उन पर अचानक अटैक कब और कैसे हो गया। इस स्ट्रेटेजी की वजह से दुश्मनों के कंपैरिजन में मराठाओं को काफी कम नुकसान झेलना पड़ता, और अगर किसी बैटल में उन्हें ये लगता कि अब मुगलों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो उन पर हावी हो रहे हैं, तो मराठा आर्मी की छोटी छोटी टुकड़ियां जिन जंगलों और पहाड़ों से अटैक करने के लिए बाहर निकली थी, वापस उन्हीं में गायब हो जाती। नंबर 3, क्विक इम्प्रोवाइजेशन। इंडियन क्रिकेट टीम के अब तक के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी में आपने एक चीज नोटिस की होगी, हाई प्रेशर सिचुएशन में वो अपनी स्ट्रेटेजी को ऑन द स्पॉट चेंज करते रहते हैं, क्विक थिंकिंग, क्विक इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, और इसीलिए अपोनेंट्स उन्हें पढ़ नहीं पाते और सबको लगता है कि यार ये क्या शॉकिंग डिसीजन ले लिया। सेम ऐसे ही माइंडसेट के साथ मराठा आर्मी जनरल्स अपनी वॉर स्ट्रेटेजी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड करने में एक्सपर्ट थे। हमने रामसेज किले की घेराबंदी के बारे में बात की। एक छोटे से किले को जीतने के लिए मुगलों को 6 से 7 साल कैसे लग सकते हैं, वो भी 40,000 के खिलाफ सिर्फ 600। मराठा आर्मी की इस सक्सेस को समझ पाने के लिए इस घेराबंदी के 4 शॉकिंग इवेंट्स को स्टडी करते हैं। इवेंट नंबर 1, दरअसल शुरुआत के कुछ महीनों में ही मुगल आर्टिलरी ने इस किले की कई दीवारों को तोड़ दिया था और मुगलों को लगा कि अब तो उनका अंदर घुसना तय है, पर रातों रात वहां पर तैनात मराठा सोल्जर्स ने उन दीवारों को रिपेयर कर लिया। ये देखकर मुगल्स इस हद तक शॉक में थे कि उन्हें लगा मराठा सोल्जर्स काला जादू जानते हैं। मुगल आर्मी के जनरल बहादुर खान कोकलताश ने तो किसी मांत्रिक को बुलाकर वहां पूजा होम हवन करवाई, और ये कोई स्टोरी नहीं है, एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिक इवेंट है। इवेंट नंबर 2, किले पर तैनात मराठाओं के पास कैनन्स यानी तोपें नहीं थी। तब किले के कमांडर ने एक तरकीब लगाई। किले पर मौजूद जानवरों की खाल और लकड़ियों का यूज करके उन्होंने वुडन कैनन्स बनाई और उनका इस्तेमाल करके हेवी लॉसेस मुगल आर्मी पर इन्फ्लिक्ट किए। इवेंट नंबर 3, मुगलों ने उन सारे रास्तों पर अपने सिपाही तैनात कर दिए थे जहां से रामसेज किले पर खाना पहुंचाया जा सकता था। आसपास के मराठा किलों पर भी कड़ी नजर रखी जाने लगी, इसलिए किले पर फूड शॉर्टेज हो गया।
कुछ दिन मराठा सोल्जर्स को कुछ खाए पिए बिना ही गुजारने की नौबत आ गई। इस बात का पता लगते ही संभाजी महाराज बेचैन हो गए। उन्होंने 8000 की फौज को फूड सप्लाई के साथ मुगलों से लड़ने के लिए भेजा, पर यह मराठाओं की टुकड़ी किले तक खाना पहुंचाने में सफल नहीं हुई। फिर एक दिन खराब मौसम की वजह से मुगल जनरल कोकलताश ने घेराबंदी को थोड़ी ढील दे दी। ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर मराठाओं ने किले पर 6 महीनों तक चले इतना खाना सप्लाई कर दिया। अब फोर्थ इवेंट, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। मुगलों ने एक मांत्रिक को होम हवन करने के लिए बुलाया था ना, वो खुद मराठा एम्पायर का एक जासूस निकला और उसने मुगल आर्मी को एक डेडली एम्बुश में फंसा दिया। ही लेड देम स्ट्रेट इनटू द डेडली एम्बुश। आप मराठाओं की वॉर प्लानिंग को देखो, फुल ऑफ शॉक वैल्यू, वक्त के साथ क्विक इम्प्रोवाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन। पर इतनी फास्ट डिसीजन मेकिंग को सक्सेसफुली ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट कर पाने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था फैक्टर नंबर 4, डिसेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर। मुगलों के या बाकी एम्पायर्स के केसेस में हमने ये देखा है कि ऊपर वाले प्लान बनाते थे और नीचे वाले सिपाही या ऑफिसर्स को उस प्लान को एज इट इज फॉलो करना पड़ता था। पर मराठा एम्पायर्स के आर्मी ऑफिसर्स और लोकल कमांडर्स को ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की इजाजत थी। उन्हें बार बार ऊपर से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती थी कि अब इस सिचुएशन में आखिर करना क्या है। मराठाओं के इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ देशमुख कहा जाता था। वैसे तो इन लोकल लीडर्स का काम मराठा एम्पायर और रीजन के बीच लिंक्स बनाने के साथ साथ टैक्स कलेक्ट करने का भी होता था, पर वॉर टाइम में इन लीडर्स पर जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने रीजन से सिपाहियों को रिक्रूट करे और उन्हें लीड करे। इस सिस्टम की वजह से मराठाओं को अपने वॉर्स में काफी फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी मिलती थी। आखिरकार इन कंक्लूजन हम मराठा वॉरफेयर के सक्सेस को 4 शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं: मोबिलिटी, स्पीड, सरप्राइज एंड स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशन। 27 साल मराठाओं के खिलाफ जंग लड़ने के बाद भी औरंगजेब उन्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया। उनका इन्फ्लुएंस उसने कुछ 5-6 जिलों तक सीमित कर दिया, पर यह करते करते मुगल एम्पायर पूरी तरीके से वीक हो गया। खजाना भी खाली हो गया और मुगल आर्मी भी वीक हो गई। यही कारण था कि उसके मरने के बाद पेशवाओं ने मराठा एम्पायर को मुंबई के वसई से कोलकाता तक और पाकिस्तान के पेशावर से तमिलनाडु के तंजौर तक फैलाया। मराठाओं की तरह ही एक और ताकतवर आर्मी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में थी। उन्होंने भी मुगलों को 17 बार हराया है। एक बार भी उन्होंने मुगलों को अपनी टेरिटरी में घुसने नहीं दिया। तो अहोम मिलिट्री पे बनाई हुई हमारी थिंक टैंक की डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिए। तो देखते रहिए थिंक टैंक। चेक आउट आवर प्लेलिस्ट एंड सी यू सून।